नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की इस सेशन में हम पीएससी मॉडल पेपर देखने वाले हैं। पेपर वन जिसमें छत्तीसगढ़ जीएस और इंडियन जीएस रहता है, तो हम उसको करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। ये लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से है, जहां आपको कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ कोट वाले, कुछ कथन कारण वाले, इस टाइप के सवाल सब देखने को मिलेंगे। वन लाइनर भी मिलेंगे, है ना। सब मिक्स पैटर्न रहेगा और ये बेहतरीन तैयारी होने वाली है। ये पूरा 100 क्वेश्चन रहने वाला है। 50 छत्तीसगढ़ जीएस का मैं लूंगा, फिर 50 मनीष सर कवर कराएंगे। क्लियर। चलो, पहला क्वेश्चन देखिए, कथन कारण वाले हैं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और यूट्यूब पीडीएफ करके कोर्स है एप्लीकेशन में, 11 रुपए का यूट्यूब पीडीएफ। उसमें सब अरेंज वे में मिल जाता है, सब फोल्डर वाइज। ठीक, तो ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रथम सूबेदार महिपतराव दिनकर थे, कारण इन्होंने रायपुर के बूढ़ा तालाब का निर्माण करवाया। अब मुझे ये बात बताओ, कथन कारण वाले में चलो कथन सही निकल गया, कारण सही निकल गया, अभी देखेंगे उसको सही है कि नहीं। सही निकल गया, फिर वो कारण कथन को स्पष्ट कर रहा है नहीं कर रहा है कैसे पता चलता है? उसके लिए हमको लगाना पड़ता है क्योंकि। क्या? क्योंकि। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, ये कथन बोला गया, वो स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं कारण उसको। इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? क्योंकि। अब प्रथम सूबेदार महिपतराव दिनकर थे, तो ये मैं बात बता दूं, हम जितने भी सूबेदार हैं उनको याद कैसे किए थे? सब माही विभा के बससिया, एक कोड था, सब से सूबेदार। माही, जैसे माही भाई रहता ना, माही विभा, जैसे सब बोले ना, सब माही धोनी भाई, सब माही क्या विभा के फैन है ऐसा टाइप का, तो सब माही विभा के बससिया करके कोड याद रखना आप। तो माही से महिपतराव दिनकर, विठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, ठीक है, सखाराम हरी, सीताराम टांटिया, बीकाजी गोपाल था, बीकाजी पिंटरी, बीकाजी गोपाल, सखाराम हरी, सीताराम टांटिया, या से यादाराव दिवाकर। तो सबसे पहले सूबेदार महिपतराव दिनकर थे जी, बिल्कुल। और इन्होंने रायपुर के बूढ़ा तालाब का निर्माण करवाया, ये बात भी सही है। दरअसल अगर हम रायपुर के बूढ़ा तालाब की बात करें, रायपुर के बूढ़ा तालाब की बात करें, तो दो लोगों का नाम सामने आता है। दो लोगों का नाम सामने आता है। एक बोला जाता है कि 14वीं शताब्दी में जो ब्रह्म देव राय हैं उन्होंने बनाया, ये बोला जाता है। और दूसरा एक बात और सामने आता है कि महिपतराव दिनकर ने बनवाया। किसने? महिपतराव दिनकर ने। तो ये दोनों का नाम सामने आता है, जो ऑप्शन में है हम उसको ले लेंगे। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन ये बताओ, प्रथम सूबेदार महिपतराव दिनकर थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने रायपुर के बूढ़ा तालाब का निर्माण कराया। ये कोई तुक बैठता है क्या? दोनों अपने अपने जगह सही है, लेकिन मैं बोल रहा हूं मेरे घर का रंग लाल है, सही बात है, बोले लाल रंग से पेंटेड है, बाजू वाले का घर नीला है, तो ये लाल और नीले का कोई संबंध है कि नहीं? उसका अपना मर्जी था, मेरा अपना मर्जी। दोनों कथन सही है, लेकिन जो कारण है वो स्पष्टीकरण नहीं करता इसका। तो कथन कारण दोनों सत्य है, लेकिन कथन कारण को स्पष्ट नहीं करता है, कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद निम्नलिखित कथन को पढ़िए। 1854 ईस्वी में तहसीलदारी व्यवस्था शुरुआत की गई। जी बिल्कुल, 1854 में तहसीलदारी व्यवस्था शुरुआत हुई। तहसीलदारों को दीवानी एवं फौजदारी अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाता है। उनको जब अधिकार प्रदान नहीं करेंगे तो कैसे काम करेंगे? तहसीलदार का पद भारतीयों के लिए आरक्षित था। जी बिल्कुल आरक्षित था। और 1857 में 2 तहसील बनाए गए थे, नवागढ़ और दुर्ग। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो सेकंड वाला ऑप्शन बस गलत हो जाता है, तो हमारे पास सही आंसर बचता है 1, 3, 4। ठीक है, कितना? 1, 3, 4। किस जनजाति में तंत्र मंत्र के जानकार को झाकर कहा जाता है? तो देखो, कई क्वेश्चन हम कहाँ से उठाए हैं, कुछ क्वेश्चंस जैसे मैं कोर्स में भी पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे भी अब जो पीएससी व्यापम हाल फिलहाल के जिन किताबों से हूबहू क्वेश्चन उठा रहे हैं ना, तो वहाँ से भी हम एमसीक्यूज बनाए और उसको कवर कराते चल रहे हैं, ताकि आपका कहीं से भी कोई कंटेंट छूटे मत। तो किस जनजाति में तंत्र मंत्र के जानकार को झाकर का है? तो इसको देखो, ज्यादातर बैगा के नाम से जाने जाते हैं, जितने भी तंत्र मंत्र के जानकार हैं, पाठ पूजा करने वाले, बैगा, है ना। लेकिन जो अलग डिफरेंट नाम है ना, उसको आप याद रखना है। तो ये झाखर अगरिया का है। तो ऐसे बोलते हैं ना, आग में झोंक दिए उसको, आग में झोंक दिए, तो आग में झोंक देने से अगरिया का है, झोंकने से झाखर, आग से अगरिया। सवरा जनजाति में परंपरागत जाति पंचायत पाई जाती है। जी बिल्कुल, ये बात सही है। सवरा, सौरा, जितने भी आप जनजाति देख लेंगे, जितने भी ट्राइबल एरिया आप देखेंगे, वहां जाति पंचायत होती है। उनका गांव के कोई ना कोई मुखिया होंगे, जाति पंचायत होती है। ठीक है, इसके पदाधिकारी मुकद्दम और दीवान होते हैं, ये बात भी सही है। ठीक है, जाति पंचायत होती है और उसके अधिकारी कौन? मतलब जैसे एक हेड हो गया सरपंच, तो आजू बाजू और 5 लोग रहते हैं, बस वैसे ही उनमें जाति पंचायत होगा। कौन कौन पदाधिकारी हैं? 2-3 लोग अपना अपना अलग अलग डिपार्टमेंट संभालेंगे, तो ऐसा होता है। सवरा जनजाति में परंपरागत जाति पंचायत होती है और उनके पदाधिकारी मुकद्दम और दीवान होते हैं। ठीक है, इनमें मुकद्दम सहयोगी व दीवान प्रमुख होता है, ये बात गलत है। ठीक, ये सब मैं थ्योरी में पढ़ाया हुआ हूँ,
और एक्स्ट्रा पॉइंट अभी ये जनजाति वाला क्वेश्चन है, ये सब जहाँ से पीएससी टॉप रहा ना क्वेश्चन, वहीं से क्वेश्चन फ्रेम करवाए हैं, ठीक है, उन्हीं किताबों से सब नोट्स ले गया है। इसमें बस यार ना मुकद्दम मुखिया है, यानी कि प्रमुख कौन है, मुंह से मुकद्दम, मुंह से मुखिया, प्रमुख है मुकद्दम और सहयोगी है दीवान। ये रिवर्स कर दिया, सहयोगी और प्रमुख अलग अलग कर दिया, मुकद्दम प्रमुख है, दीवान सहयोगी है। तो तीसरा गलत हो जाता है, वन, एक और दो सही है, ठीक है, एक और दो सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो करते भाई विचार। गौर सिंह नृत्य, गौर है, गौर सिंह नृत्य हिल माड़िया या डंडामी माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। गौर सिंह नृत्य हिल माड़िया या डंडामी माड़िया द्वारा किया जाता है, ये बात जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें पुरुष द्वारा ढोल और महिलाओं द्वारा टिटुड्डी बजाया जाता है, ठीक, तो ये बात भी सही है, क्योंकि आप जैसे डांस देखेंगे यूट्यूब में सर्च करके भी देखेंगे, तो महिलाएं से तीर जैसे सामान पकड़े रहती हैं, ये टिटुड्डी करते हैं एक दूसरे को, ऐसे इधर ऐसे नाचते नाचते घूम के डांस करते हैं, पुरुष ढोल बजाते मिलेंगे आपको, तो ये बात सही है। इसे वेरियल मैंने विश्व का सबसे भयानक नृत्य का है, नहीं, ये बात गलत है। सुंदरतम नृत्य बोला है, भयानक तो दमनच है। सुंदरतम नृत्य है, भयानक क्या है फिर, भयानक है दमनच नृत्य को सबसे भयानक नृत्य बोला है, दमनच। कौन सी जनजाति दमनच नृत्य करती है, कोरवा जनजाति दमनच नृत्य करती है। इसमें एक और दो सही हो जाएंगे, बाकी गलत। चलिए, रायपुर कांग्रेस इकाई द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पहली मांग किस वर्ष रखी गई थी रायपुर कांग्रेस इकाई द्वारा, तो ये रखी गई थी 1924 में। कब, 1924 में। छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं, नहीं। छत्तीसगढ़ के अधिकांश, बताना उत्तर में क्या पाया जाता है, ये बताओ, उत्तर में अलग अलग क्षेत्र बटा क्या पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह विद्वान है, जी बिल्कुल, लगभग 50% आर्कियन सेल समूह है। छत्तीसगढ़ में कडप्पा सेल समूह विद्वान नहीं है, नहीं, कडप्पा भी है, 25 से 30%, 20 से 25%, वो भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार क्या है, अक्षांशी और देशांती विस्तार क्या होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो मान के चलो ये छत्तीसगढ़ है, यहां से लेकर यहां तक ये जो लाइन है लेटा हुआ, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, अक्षांशी विस्तार, और ये वाला लॉन्गिट्यूड है। फिलहाल हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, तो सदियों से इसका आंसर 1746 लिया जा रहा है, 17 मिनट 40, ठीक है, 1746 से 24:05। अब ये दक्षिण और ये उत्तर मत कर देना, तो दक्षिण उत्तर तो होता ही नहीं है, दक्षिण दक्षिण है ही नहीं। छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ इंडिया में है, और इंडिया भाई भूमध्य रेखा के ऊपर है, तो ये भी उत्तर है, ये भी उत्तर है। जैसे मैं बोलूँ ये ऊपर है और ये भी ऊपर है, बस ये थोड़ा कम ऊपर है, ज़्यादा ऊपर है। उत्तरी 1746 उत्तरी अक्षांश से लेके 24:05 उत्तरी अक्षांश, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1746 उत्तरी अक्षांश से 24:05 उत्तरी अक्षांश। लेकिन अभी जो मैं इकोनॉमिक सर्वे आपको कराया हूं, इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो देखेंगे आप, उसमें ये 1746 ना लेके 1747 लिया है। तो अगर 1747 आपके ऑप्शन में देना तो उसको सही मान लेना, उसको सही मानना आप, ठीक है, क्योंकि वो इकोनॉमिक सर्वे में दिया है, आपको चैलेंज करते बन जाएगा, ठीक है। चलो, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो हेमवंत पोर्ते थी। कौन, हेमवंत पोर्ते। ये सीजीपीएससी प्री का क्रैश कोर्स अवेलेबल है, अगर आप अभी लगता है कि कुछ कंटेंट, हालांकि ये रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों है, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियोस आपके बाकी एग्जाम्स के भी काम आ सकते हैं, अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो। मैं जो इस पर इंसिस्ट करूंगा ये है सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज। ये मैं वेलकम भी करता हूं लोगों को, क्यों, क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत सारे लोग एनरोल हैं, इसमें टेस्ट दिला रहे हैं, उनसे कॉम्पिटिशन का पता चलता है, ठीक। तो ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है, मनीष सर दिए हैं वीडियो एक्सप्लेनेशन, 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है और 5 फुल लेंथ टेस्ट है, 359 रुपीज़ का है। या तो डायरेक्ट एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हो, या 8770123687। उसके बाद ये फुल सीजोबम कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स, 5999 फीस है, ये सब में आपके काम आने वाला है। और ये करंट अफेयर में अगर आपसे अलग से आपको प्रैक्टिस करना है तो 149 रुपीज़ इसका प्राइस है, 1500 MCQs मिलेंगे आपको, ठीक है, 25 टेस्ट रहेगा, छत्तीसगढ़ इंडिया इंटरनेशनल तीनों कवर हो जाएगा। और ये हमारा एप्लीकेशन है योगेन साहू क्लासेज, और इंस्टाग्राम आईडी है जिसको आपको फॉलो करना है, ये टेलीग्राम चैनल है। तामड़ा घुमर मयूरा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है भाई विंता घाटी में, बस्तर में, ठीक है, विंता घाटी बस्तर में। और बस्तर का कश्मीर किसको बोलाता है, विंता घाटी को बोलाता है, ये यूट्यूब शॉर्ट्स डला हुआ है, देखिएगा, ठीक। इंद्रावती की सहायक नदी देखो, डंकनी शंकनी चिंतावगु तालपेरू ये था ही। उसके बाद बोर्डिंग नारंगी कोटरी गुड्रा, ठीक है, ये सब भी इंद्रावती की सहायक नदी है। बोर्डिंग नारंगी कोटरी गुड्रा निबरा भी मिस है, ये भी सहायक नदियां है इसके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें सवाल पर। तर्री घाट कौन से नदी के तट पर है, तो मैं बता दूं तर्री घाट जो है वो खारून नदी का है, तर्री घाट जो है खारून नदी पे है। उसके अलावा और कुछ घाट लिख लेंगे, जैसे नांद घाट आपको मिलेगा बेमेतरा में,
उसके बाद मिलेगा सगनी घाट, सगनी घाट ये दुर्ग में है, कहाँ, दुर्ग में। और एक है छठ घाट, छठ घाट है बिलासपुर में। जो नान घाट है ये शिवनाथ नदी पर, ये भी शिवनाथ नदी पर मिलेगा, और ये आपको बिलासपुर में अरपा नदी पर मिलेगा। कौन सा, छठ घाट। छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना में शामिल किया गया था? तो ये है आपका केलो परियोजना, केलो सिंचाई परियोजना, ठीक है। मनियारी नदी कारण, एक तरफ नदी और उसके उद्गम स्थल को आपको समझाना है, जमाना है। बताओ, मैन पाट, मान नदी कहाँ से निकलती है? मैन पाट, माँ से मान, माँ से मैन पाट। केलो, केलो को याद करा था, केलो थोड़ा सा लुड़ुंग लुड़ुंग करता है केला से, तो केला, केलो, लुड़ेंग पहाड़ी। जोंक सोनबेरा, जोक वाला कहाँ है? सोनबेरा पठार। और बनास है देवगढ़ की पहाड़ी से निकलता है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? तो इसके लिए भैया आपको पूरा छत्तीसगढ़ का मैप याद होना चाहिए, है ना। तो आपको मालूम, सबसे नीचे आपको गरियाबंद मिलेगा, गरियाबंद, है ना, ये गरियाबंद वाला इलाका हो जाता है गरियाबंद। तो गरियाबंद में राजिम, राजिम के बाद सिरपुर महासमुंद में, फिर पलारी महासमुंद बलौदा बाजार तरफ, और ये शिवरीनारायण, ये ऊपर जांजगीर चांपा शक्ति तरफ, ठीक है। तो राजिम, नीचे से ऊपर चलते जाना है, तो राजिम, सिरपुर, पलारी, शिवरीनारायण। इसलिए मैप बनाने का बहुत फायदा होता है, मैप आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए, ठीक है, मुंह जबानी। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें, अगर आप थोड़ा बहुत मानसून, छत्तीसगढ़ के मानसून के बारे में जानते हैं, तो ये मुझे दोनों कथन के बारे में डिटेल में बताइएगा, आपका भी नॉलेज टेस्ट किया जाएगा। छुरी के संदर्भ में बताइए, कुछ विचार कीजिए। यहाँ गुणवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, सही है। यहाँ रेत पत्थर और शैल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप है, ये दोनों संबंधित है, सही भी है। छत्तीसगढ़ से पद्मश्री प्राप्त चिकित्सक कौन है? तो याद ना, ये प्रथम चिकित्सक, तो ये है डॉक्टर एटी दाबके। कौन? एटी दाबके। और आप मुझे बताएंगे, क्योंकि करंट अफेयर में मैंने इसको कवर कराया हुआ है, अभी 2026 में पद्मश्री पुरस्कारकर्ता जो चिकित्सा के क्षेत्र से हैं, मुझे जवाब देंगे, वो मैंने पढ़ाया हुआ है। महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाला, महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाला माघ पूर्णिमा का मेला किस ऋषि के नाम से है? तो ये है श्रृंगी ऋषि। कौन सा ऋषि? श्रृंगी ऋषि। बेटा जुतिया व्रत इनमें से किस तिथि से संबंधित है? तो यह है अष्टमी पितृपक्ष। डायरेक्ट डेट याद नहीं आता है तो बेटा टा 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 अष्टमी ऐसे आप याद रखना। चलिए, नीचे दो कथन हैं, दोनों कथन को जमाना है। अबुझ माड़िया का ककसाड़ देवी देवताओं का नृत्य है। जी बिल्कुल, अबुझ, ककसाड़ नृत्य कौन करता है? अबुझ माड़िया, है ना, अबुझ माड़िया। और माड़िया मुड़िया भी कर लेती हैं, तो ये देवी देवताओं का नृत्य है। जी बिल्कुल। मुड़िया जनजाति के प्रमुख नृत्य जात्रा, जात्रा परक होते हैं। जी बिल्कुल, ये दोनों बातें सही हैं, ठीक है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। उच्च न्यायालय के विषय में सही क्या है? ये थोड़ा इंडियन जैसा इधर आ गया है। इसे मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए लेख जारी करने का अधिकार है। जी बिल्कुल। इसे अन्य विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए भी लेख जारी करने का अधिकार है। जी बिल्कुल। और इसी वजह से हाई कोर्ट का पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हो जाता है रिट जारी करने के संबंध में, ठीक। तो दोनों बातें सही हैं। आगे पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के जनजातीय लोक नृत्य कर्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? छत्तीसगढ़ के जनजातीय लोक नृत्य कर्मा के संबंध में पुरुष और स्त्रियां दोनों इस लोक नृत्य में भाग लेती हैं। जी बिल्कुल सही है। यह नृत्य कर्मा देवता को पसंद करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, और इसे विजयदशमी से अगली वर्षा ऋतु तक करते हैं। जी बिल्कुल। नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष सींगों वाली पगड़ी धारण करते हैं। नहीं, ये तो भैया वो गौर नृत्य में होता है। गौर सिंह नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? अगर स्पेसिफिक जाए तो डंडामी माड़िया। किससे? डंडामी माड़िया से। 25वां क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनजातियों में साक्षरता की दर क्या है? तो यह है 59%। कितना? 59%। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसको आप बताइएगा। ददरिया को खुशी के मौके पर गाया जाता है। जी बिल्कुल। ददरिया को कश्मीरी गीत, ददरिया तो छत्तीसगढ़ का है और प्रणय गीत है, तो केवल कथन 1 सही है। दोरली बोली किस जिले में बोली जाती है? एकदम साउथ छत्तीसगढ़ में। तो इसमें एकदम साउथ में कौन है? आपको सुकमा मिल रहा है। तो दोरली बोली किस जिले में बोली जाती है? सुकमा में। इस राज्य की जनजाति, प्रमुख जनजाति में निम्नलिखित उप जनजातियां हैं। तो देखो, दोरला माड़िया
मुड़िया, ये सब गोड़ की ही उपजाति हैं। सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत देखें तो गोड़ की है लगभग 56%। फिर उपजाति में देखें तो 41 उपजाति समूह किसके हैं, गोड़ के हैं। और उनमें दोरला माड़िया मुड़िया प्रमुख हैं। इतनी बात क्लियर रही। अब उसके बाद हलवा नहीं है, है ना, हलवा नहीं है। जबकि हलवा के बारे में मैंने आपको एक कहानी बताई थी जब भुंजिया के बारे में देख रहे थे, चिंदा भुंजिया, चौकुटिया भुंजिया, ठीक है, तो वो सब कहानी बताए थे। बचरगोंड, बचरगोंड और बचरगोंड की पुत्री रहती है ना। और हलवा जनजाति का एक पुरुष रहता है जिसका नाम रहता है कोंदा, ठीक है, क्या नाम रहता है, कोंदा, ठीक है। तो याद रखना, बचरगोंड की पुत्री रहती है और हलवा जनजाति का एक व्यक्ति रहता है कोंदा। ये जो बचरगोंड है ये पैरी नदी में मछली पकड़ने जा रहता है, जाल फेंकता है लेकिन उसमें मछली नहीं आती, उसमें आ जाता है काला पत्थर। फिर दोबारा उस पत्थर को पानी में डाल देता है लेकिन फिर वही पकड़ाता है, तो उसको लगता है कि ये कुछ चमत्कारिक होगा, उसको लेके आता है। बाद में बचरगोंड जो है उसके रात में सपना आता है बूढ़ा देव का कि वो पत्थर का स्वरूप मेरा था। तो बचरगोंड माफ़ी मांगता है कि मुझे पता नहीं चल पाया और मैं समझ नहीं पाया, आपका पूजा विधान कैसे खुश करना है मुझे नहीं मालूम। तो बूढ़ा देव उनको बोलते हैं कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को खोजो जो पूजा का जानकार हो और उससे अपनी पुत्री का विवाह करा देना। तो बचरगोंड अपनी पुत्री का विवाह किससे कराता है, हलवा जनजाति के कोंदा से। फिर इनका जो संतान है वो एक विशेष जनजाति के नाम से जाने जाते हैं, वो मुझे बताइए। और खास करके जो क्लास में देख रहे थे उनको तो ये मैं कहानी बताऊंगा जनजाति पढ़ाते हुए, तो उसका जवाब आप लोग देंगे, याद है कि नहीं देखते हैं। तो 2, 3, 4 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। पंथी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, देवदास बंजारे जी। माटी पूजा ज्यादातर छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रसिद्ध है, तो भैया एक तरफ सरहुल देखा जाए तो उत्तर साइड, और माटी त्योहार माटी पूजा बस्तर साइड। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है, तो यह है 189। कितना, 189। इधर चलिए जमाते हैं, कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं तो यहां से देख लेते हैं जो इजी समझ आया। छत्तीसगढ़ मित्र, ये तो माधवराव सप्रे। उसके बाद कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका, ये सुंदरलाल शर्मा। सरस्वती पत्रिका ठाकुर प्यारेलाल, और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी अरुणोदय। सॉरी यहां पे एक मिस्टेक कर दिया, प्यारेलाल सिंह का अरुणोदय है और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का सरस्वती है। ठीक, चलो। छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच मंडल के संस्थापक कौन हैं, तो यह है दुलार सिंह मंदराजी, नहीं, रामचंद्र देशमुख। छत्तीसगढ़ देहाती कला मंडल रामचंद्र देशमुख। इसको ऐसे याद किए थे भाई, रामचंद्र देशमुख वाला छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच। जो राम भगवान थे, ग्रामीण सभ्यता थी उस समय, ऐसे याद रख लेना है ना, तो गांव देहात से वहां से, तो छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच रामचंद्र देशमुख। ठीक है। दुलार सिंह मंदराजी के बारे में क्या है, इनको नाचा के भीष्म पितामह बोला जाता है। किसके, नाचा के भीष्म पितामह, नाचा के भीष्म पितामह, है ना। और इनके द्वारा एक संस्था बनाई गई थी, रवेली नाचा पार्टी। क्या, रवेली नाचा पार्टी, रवेली नाचा पार्टी, याद रहेगा। हबीब तनवीर किस लिए जाने जाते हैं, तो इन्होंने हिंदुस्तान थिएटर बनाया था। हिंदुस्तान थिएटर, हिंदुस्तान थिएटर कहाँ, दिल्ली में 1954 में। ठीक है। और नया थिएटर बनाया रायपुर में, नया थिएटर बनाया रायपुर में 1959 में। क्लियर, चलो। चलिए इधर जमाते हैं। कड़प्पा कटप्पा ने चूना लगा दिया था बाहुबली को, ऐसे रिलेट करके याद किए थे। कड़प्पा चूना पत्थर, ये तो याद आ जाएगा। धरवार में लोहा टीना, ये सब मिल जाता, लोहा टिन। उसके अलावा दक्कन ट्रैप में आपको बॉक्साइट मिलेगा, आर्कियन में नीस मिलेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन को जमा लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। निम्नलिखित विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्थापित हुए। अच्छा, इसका कालक्रम जमाना है तो देखो, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, सबसे पहले तो यही इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है भाई। कब, 1956 में। ये संगीत विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी म्यूजिकल। अब नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला अगर देखें, नॉर्मल पढ़ाई वाला, नॉर्मल एजुकेशन वाला देखें, तो उसके लिए कौन था, पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि 1964 में बना है। ठीक है। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय 1956, है ना। और उसके बाद यूनिवर्सिटी जो फेमस है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी 1964 में बना। उसके बाद गुरु घासीदास की अगर हम बात करें तो ये 1983 है। और इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय 1987 है, 1987। तो सबसे पहला तीसरा नंबर का आ जाएगा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, ऑप्शन सी।
भैंसादरा अभ्यारण्य का संबंध नहीं है किससे, देखो यह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, या मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य है, या कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, या कोंटा हैदराबाद मार्ग पर स्थित है। तो दरअसल देखो ऐसे ना कई आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जहां आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। जो भी ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्टरी होता है ना, वो दोनों में से ही कोई एक आंसर से होगा। जैसे देखो ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है या कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अब ये बताओ ये दोनों में से दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी ना, या तो ये इसका इस राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा, इस राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा, दोनों में तो नहीं हो पाएगा। तो यही दोनों में से एक बात सही है एक बात गलत है। तो दरअसल बात गलत है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित नहीं, ये कांगेर वाली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, और यह मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य है, और यह कोंटा हैदराबाद मार्ग पर स्थित है, क्योंकि वो पूरा बस्तर से लेके आप सीधा कोंटा तक पहुंचोगे, वो कोंटा से फिर आंध्र प्रदेश हैदराबाद से तब इलाके में। क्लियर। ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा भैंसादरा। फेमस जगह जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मिलेंगे वो भैंसादरा है, कुटुमसर गुफा है, कुटुमसर के गुफा के ठीक पीछे ग्रीन गुफा भी है जो मिला है हाल फिलहाल में, वो सब का वीडियो शॉर्ट जाके देखिएगा, उसका डाला हूं वीडियो, वो आपको याद रखने में मदद करेगा। चित्रराज के महासमुंद जिले में वन्य जीव अभ्यारण्य है। अचानक मार कहाँ है भाई? अचानक मार तो मुंगेली में है, मुंगेली में है। उदंती जो ज्यादा उड़ते हैं, गोरे लोग रहते ज्यादा उड़ते हैं, तो गरियाबंद। बारनवा पारा सीता नदी कहाँ है? धमतरी में है, तो बारनवा पारा महासमुंद में है। 37 का ऑप्शन हो जाएगा सी। पामेड़ आपका बीजापुर है, अचानक मार मुंगेली है, सीता नदी धमतरी और उदंती गरियाबंद, तो वैसे जमा लेंगे। ठीक। छत्तीसगढ़ के अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व का क्या नाम है भैया? अचानक मार अमरकंटक। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान कितना है? 200 का है। कितना? मात्र 200 स्क्वायर किलोमीटर। 41वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ करंट अफेयर चालू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जी स्टेट का कोड किस स्थान पर लगेगा? तो ये लगेगा नवा रायपुर में। कहाँ? नवा रायपुर में। माता लिंगेश्वरी कोंडागांव का मंदिर किस स्थान पर है? तो ये है आलोर ग्राम में। माता लिंगेश्वरी कोंडागांव ये मंदिर कहाँ है? आलोर ग्राम में है। अगर स्पेसिफिक गांव की बात करें तो आलोर ग्राम में। छत्तीसगढ़ में पुलिस आयुक्त सीपी प्रणाली किस शहर से लागू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रायपुर से। कहां से? रायपुर से। क्लियर। और 25वां वसुंधरा सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया? तो करंट अफेयर में कितने बार याद कराया है? वसुंधरा में रा से आखना राहुल देव, जॉन क्लार्क, माइकल डिवॉट और मार्टिनेज को 2025 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो ये मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है। ये कुछ इंडियन करंट अफेयर्स भी शामिल हो गए। चराईदेव मोईदम किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर यूनेस्को विरासत का दर्जा दिया गया है? तो ये असम में है। ठीक है। कहाँ? असम में। G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो ये हुआ है 21 से 23 नवंबर 2000। ठीक है, 2025। 21 से 23 नवंबर। कहीं कहीं पे आपको डेट 22 से 23 नवंबर भी मिलेगा। ठीक, 22 और 23 भी मिलेगा, तो याद रखना उसको। टोक्यो डेफिलिपिंक्स, देखो ये ओलंपिक नहीं है, टोक्यो ओलंपिक नहीं, याद रखना ये टोक्यो डेफिलिपिंक्स है। ठीक, तो इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो 15 से 26 नवंबर, याद रहेगा 15 से 26 नवंबर। और नव्या पहल की शुरुआत कब की गई? तो नव्या पहल की शुरुआत हुई है 24 जून 2025 से। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से रिलेटेड और थोड़े करंट अफेयर्स के हो गए। अब आगे मनीष सर टेक ओवर करेंगे और ये पूरा एक पेपर 1 आपका कवर हो जाएगा। इसमें बताइएगा कि कितने मार्क्स बने आपके। चलो नेक्स्ट देखो 51 नंबर का क्वेश्चन। इल्बर्ट बिल, ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद क्या था जी? तो इस विवाद के बारे में ये समझना कि जैसे भारतीय कोई न्यायाधीश है ना, भारतीय न्यायाधीश है, वो क्या करेगा? अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन किस क्षेत्र में सुना नहीं सकता, ये इसके विरोध में था कि यूरोपीय व्यक्ति जो है, यूरोपीय व्यक्तियों का सुनवाई कोई भारतीय न्यायाधीश नहीं कर सकता। इस संबंध में ये विवाद था। किसके बारे में? इल्बर्ट बिल के बारे में, याद रखोगे। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? याद रखोगे, अभी बताया यूरोप के लोगों का, है ना। तो यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई जो अयोग्यता है उसको हटाया जाना था। ठीक है,
समझ गए ये विवाद कैसा था कि कोई भारतीय जो है वो यूरोपीय व्यक्तियों का न्याय नहीं कर सकता, इस संबंध में ये विवाद था, है ना। तो इस अयोग्यता को हटाया गया था, हटाया जाना था, इस विवाद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, 52 नंबर का क्वेश्चन देखो। 1855 ईस्वी में सबसे पहले संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह के बारे में क्या जानते हो? संथाल विद्रोह, स से स याद रखोगे, सिद्धू कानू, ठीक है, सिद्धू कानू याद रखना। इन दोनों के द्वारा 1855 में क्या हुआ है, संथाल विद्रोह, ठीक है, संथाल विद्रोह। तो इसमें याद रखोगे किस अंग्रेज कमांडर को हराया गया था, तो इसमें याद रखोगे बारो को, मेजर बारो को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ठीक, मेजर बारो। 53 नंबर का देखो, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी को केवल आप पद्मावत के नाम से मत जानना, है ना, उसका वही पहचान नहीं है भाई, वो देखना है एक सेना के पर्पज से वो क्या किया था, बढ़िया काम किया था, है ना, सेना के पर्पज से बढ़िया काम किया था। कहने का क्या मतलब है, जैसे ये क्या कर रहा था अपने, यहां पे देखो एक मिनट, है ना, अपने यहां पे देखो क्या किया वो, अलाउद्दीन खिलजी का याद रखना। मान लो ये क्या है, उसका साम्राज्य है, उस साम्राज्य में किले हैं, घोड़े हैं, उन सबको रखने के लिए इसको क्या, किसकी आवश्यकता होगी, सैनिक की, ठीक है, सैनिक की। और उस टाइम सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो क्या किया इसने, मान लो ये सैनिकों को ये रखा सैलरी पे 500 रुपया, ठीक है, 500 रुपया के सैलरी पर रखा, और ये सैनिक कहां जाएगा, मार्केट जाएगा, बाजार जाएगा, और वहां से क्या खरीदेगा, सामान खरीदेगा। तो अगर इसके पास 500 रुपया है, इसके पूरे महीने भर का खर्चा अगर 300-400 में हो जाए, बाकी जो 100 रुपया या 200 रुपया बचेगा वो अन्य चीजों पे खर्चा करे, तो ये इसके पास काम करने के लिए क्यों नहीं रुकेगा, हमेशा रुकेगा ना। तो इसलिए देखो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले कंट्रोल किसको किया, बाजार पे कंट्रोल किया। बाजार पे कंट्रोल किया मतलब टमाटर का मूल्य अगर 1 रुपया है ना, मतलब उसका फिक्स है, यहां से यहां इतना ही रहेगा। अगर कोई एक्स्ट्रा बेचा तो जितना वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा बेचेगा, उसके शरीर से उतना मांस का टुकड़ा काट करके बेचा जाएगा। तो इतनी दंड का प्रावधान बढ़िया किया था ये। तो एक हिसाब से ये क्या क्या, बाजार को तो कंट्रोल कर लिया, दूसरे बाद यहाँ सैनिकों को नगद वेतन दिया, और उस वेतन से उसका पूरा महीने का खर्चा चल गया। तो इधर उधर छोड़ के जाएगा क्या, नहीं जाएगा, है ना। तो इसके बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली के से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के बारे में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में अपने को बताना है, कौन सा सही है, 53 नंबर का, ठीक है। तो यहां पे देखो, दुकानदारों और कीमतों की सख्ती से नियंत्रित करने के लिए उसने बाजार को सहना नामक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में रखा, ठीक है। वो पूरा देख रेख मॉनिटरिंग का कार्य कौन करता था, सहना नामक व्यक्ति, पूरे बाजार को नियंत्रित करने का, वहां पे मूल्य कैसा कैसा है, निर्धारण क्या है, कोई ज्यादा तो नहीं बेच रहा है, इसके संबंध में ये कथन सही है, ठीक है। सस्ते खाद्यान्न की नियमित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने आदेश दिया कि दोआब क्षेत्र से भू राजस्व का सीधा भुगतान राज्य को किया जाएगा। तो ये भी सही है, पहला सही दिख रहा है, दूसरा सही दिख रहा है, तो कौन सा सही है यहाँ पे याद रखना, दोनों सही दिख रहा है, ऑप्शन सी सही है ना, 1 और 2 दोनों सही है। फिर देखो 54 नंबर का क्वेश्चन, कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। जब भी ऐसे क्वेश्चन को बनाओ तो सबसे पहले ये चेक करना कि दोनों सही है कि नहीं है। अगर दोनों सही हो गए तब आप कथन को काटोगे, कारण को काटोगे, और दोनों के बीच में क्या लगाओगे, क्योंकि, और दोनों स्टेटमेंट को पढ़ोगे। फिर अगर वो इसको सेटिस्फाई कर लिया तो व्याख्या करेगा, नहीं करेगा तो व्याख्या नहीं करेगा, है ना। अभी यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, फिलहाल ये देखो कि दोनों कथन सही है कि नहीं है। ये देखो, पहला, शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकों को बल्ख, बदक्खा और कांधार के अभियान पर भेजा गया था। हाँ बिल्कुल सही है, ये तो सही दिख रहा है ना, ठीक। फिर देखो, शाहजहां द्वारा मध्य पूर्वी को भेजा गया अभियान अद्भुत रूप से सफल, ये गलत है, सफल नहीं रहा था, ये असफल रहा था, असफल रहा था, ठीक है। यहां पे जो मध्य पूर्व की ओर भेज रहा था अभियान में,
कौन सा क्षेत्र भेज रहा था, ये बल्ख वाला क्षेत्र भेज रहा था, है ना, कांधार वाला क्षेत्र भेज रहा था। तो उसमें क्या हुआ, विफल हुआ, और विफल हुआ तो उसका वित्तीय नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ। तो ये आंदोलन, इनका जो अभियान था वो क्या हुआ, एक प्रकार का इनका जो अभियान था वो क्या था, असफल था। लेकिन हमारे स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि शाहजहां द्वारा मध्य पूर्वी को भेजा गया अभियान अद्भुत रूप से सफल रहा था। ये सफल रहा था, ये गलत है ना। तो ए सही दिख रहा है और आर जो है गलत दिख रहा है। किसी ऑप्शन में है क्या, ए सही है किंतु आर क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, ए सही है और आर गलत है। यहां समझे। 54 नंबर का क्वेश्चन हो गया। फिर देखो 55 नंबर का। 55 नंबर का क्वेश्चन, एक तो आपको पता होगा कि गोवा का जो शासक था, मतलब गोवा से बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, गोवा का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह, उससे इस गोवा को 1510 में छीन लिया गया। ठीक है, और वहां पे ही क्या बनाया इन्होंने, बस्तियां बनाना स्टार्ट किया। और जो गोवा है, गोवा के क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगा दी। ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगा दी। ये किसके काल में हो रहा है, सब सेकंड वाला। सेकंड वाला मतलब पहले अल्मीड़ा आएगा, फिर दूसरा कौन आता है, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क क्या करेगा, पहला वाला जो आया है वायसराय, उसकी ब्लू वाटर पॉलिसी नीति को खत्म किया और इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा को छीन लिया। अल्बुकर्क के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो ये सब कौन सा था, पुर्तगाली वायसराय था। किसका था, पुर्तगाली वायसराय। ठीक है, तो ये बी वाला का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तो अपने को क्लियर है 1510 में। अब देखो पांडिचेरी की कहानी। पांडिचेरी की कहानी याद रखना। पांडिचेरी की कहानी 1674 में फ्रेंच ने इसको वेलिकोंडपुरम के सूबेदार शेर खान लोधी, है ना, उससे क्या किया था, कुछ गांव को लिया था, है ना, और उसको पूरा मर्ज करके ये क्या बनाया, उस क्षेत्र को पांडिचेरी का निर्माण किया। ठीक है, तो फ्रेंच वाला समझ में आ गया अपने को। ट्रांकेबार, ट्रांकेबार के बारे में याद रखना, 1620 में डेनिस के द्वारा यहां पे लगाया गया था। 1620 में डेनिस के द्वारा, कहां है देखो, डेनिस। ठीक, सद्रास, सद्रास एक्चुअल में ये सद्रास वाला क्षेत्र जो है वो क्या है, मद्रास ऐसा दिख रहा है क्या, नहीं ऐसा नहीं है भाई, इसको याद रखोगे पुलिकट वाला क्षेत्र। ठीक है, सद्रास मतलब ये कौन सा क्षेत्र है, पुलिकट वाला क्षेत्र। और ये किसका था, डच का था। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लो, आपके पास भी उतना टाइम नहीं है ना, अभी लास्ट फेज चल रहा है। तो सबसे पहले तो डीमोटिवेट नहीं होना है, कुछ याद नहीं हो रहा है, ये सब नहीं सोचना है, क्योंकि अभी ये लास्ट के पेपर 1-2 हफ्ते बचे रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि जितना भी पढ़ा हुआ चीज है वो सब भूल गए हैं। सब याद है, क्वेश्चन पेपर देखोगे सब ऑटोमेटिक याद होते जाएगा, है ना। तो ये लास्ट टाइम में आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक, तो आपके टाइम को देखते हुए ज्यादा भी एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे। हाँ, जहां पे जितना जरूरत एक्सप्लेनेशन का है, जो एकदम मस्ट है बताना कि ये जरूरी है ना, तब हम लोग यहाँ पे बताएंगे। नहीं तो आप लोग क्या करो, थोड़ा प्रैक्टिस करते चलो कि कैसे आपको एग्जाम हॉल में यहाँ पे प्रिपेयर होके जाना है। ठीक है, क्लियर है। तो ए का क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, बी का 3 दिख रहा है, सी का 4 दिख रहा है और डी का 1। 2 3 4 और 1 कहाँ पे है देखो, 2 3 4 और 1, ये ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है क्या, 2 3 4 और 1 ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना। इसके डेट को भी पूछ देता है कभी कभी, देखना कभी, है ना, किसी एक पेपर में आया है तो डेट को भी आप लोग थोड़ा देखे रहना। 56 नंबर का देखो, कथन ये दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। ठीक है, सैनिक प्रधान था, सही दिख रहा है, तुर्की जो प्रशासन था सैनिक प्रधान था। अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड में विभाजित किया गया था, ये भी सही है। ठीक है, एकता के रूप में किया गया था, है ना, सही है भाई। तो ये देखो, ये भी सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है, और दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को व्याख्या भी कर रहा है। दोनों के बीच अगर क्योंकि लगाओगे तो क्या कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर जो है वो ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर अगला देखो 57 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय, मतलब कौन ऐसे 3 लोग हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।
तो एक चिकित्सा के क्षेत्र में आप लोग को नाम याद आता है चरक, चरक चरक संहिता वाला। दूसरा सुश्रुत, जो सर्जन थे, याद रखना, ठीक है, सुश्रुत सर्जन थे। और तीसरा एक याद रखोगे वाघभट्ट, वाघभट्ट, ठीक है। ये तीनों याद रखना प्राचीन भारत में चिकित्सीय त्रय के नाम से जाने जाते हैं या उनकी पहचान की जाती है। चरक, सुश्रुत, भरत। भरत तो नाट्य शास्त्र वाले हैं भाई, पतंजलि योग वाले हैं। चरक, सुश्रुत, वाघभट्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या दिख रहा है? सही है। कल्हड़ की राज तरंगिणी, इसमें कश्मीर के बारे में भी बताया गया है, याद रखना, कल्हड़ की राज तरंगिणी में, ठीक है, कश्मीर के बारे में बताया गया है। तो 58 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्या बोला जा रहा है? कश्मीर वाला है। तो सामान्य जन चावल तथा उत्पल साग, उत्पल साग मतलब क्या है जी? कड़वे स्वाद की एक जंगली सब्जी है, ठीक है, खाते थे। तो ये तो सही है भाई, है ना। सामान्य जो जन थे वो चावल खाते थे और एक प्रकार का विशेष प्रकार का सब्जी खाते थे जो स्वाद में कैसा था? कड़वा था, ठीक है, जिसको क्या बोला जाएगा? ये उत्पल साग बोला जाता है। तो ये तो सही दिख रहा है। और कौन से क्षेत्र की बात हो रही है? तो कश्मीर के क्षेत्र में। तो हर्ष ने कश्मीर में एक ऐसी पोशाक शुरू की जो राजा को शोभा था, है ना, राजा को शोभा देता था, उसी के लिए था, जिसमें एक लंबा कोट क्या था? शामिल था। तो ये दोनों सही दिख रहा है। कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। तो कल्हड़ की राज तरंगिणी में एक बेसिक चीज याद रखना, ये किसके बारे में बात करेगा? कश्मीर के क्षेत्र के बारे में बात करेगा। 59 नंबर का क्वेश्चन देखो, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? जैन धर्म में, अब दर्शन के बारे में भी यहाँ से जैन धर्म से क्वेश्चन आता है, जैसे जीव का स्वरूप है ना, प्रकृति और पुरुष का समावेश, ये पूछा जाएगा, स्यादवाद पूछा जाएगा, अनेकांतवाद पूछा जाएगा, पंच महाव्रत के बारे में पूछा जाएगा। तो ये एक बार आप लोग गो थ्रू हो जाना इस वाले सवाल से, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे जी, ठीक। 59 नंबर का क्वेश्चन देखो, और जैन धर्म के संबंध में याद रखना, प्रथम जो शताब्दी है उसमें राजा खारवेल के द्वारा जो जैन धर्म है उनको क्या किया जाता है? संरक्षण प्रदान किया जाता है, याद रखना, ठीक है। किसके द्वारा? प्रथम शताब्दी में या प्रथम शतक में कलिंग के राजा जो खारवेल थे, कलिंग के राजा खारवेल का यहाँ पे समर्थन मिला था जैनियों को, जैन धर्म को, ठीक है। स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म गलत है ना, भद्रबाहु में हुआ था, याद रखोगे। कौन सा दिख रहा है? देखो, प्रथम शतक, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। ये चीज हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। 60 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ठीक है, तो सिंधु घाटी के लोग, याद रखना, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, कोई मंदिर नहीं बनाए थे, महल नहीं बनाए थे, है ना, केवल ये प्रकृति की पूजा करते थे, याद रखना, देवी देवताओं को मानते थे, ठीक है, देवी देवताओं को मानते थे, ये याद रखना। तो उनके विशाल महल और मंदिर, देखो मंदिर आ गया ना, गलत है, देवी देवताओं को दोनों को ही पूजा करते थे, सही है। ये युद्ध के लिए घोड़े का इस्तेमाल नहीं करते थे, याद रखना, है ना, युद्ध के लिए घोड़े का इस्तेमाल नहीं करते थे ये लोग। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? गलत है। तो केवल 2 सही दिख रहा है अपने को, देखो कौन सा ऑप्शन में है? केवल 2, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। 61 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन से ही क्या होगा? संवैधानिक संशोधन संभव है, संवैधानिक संशोधन संभव है। देखना, आधे से अधिक राज्य, इसके संबंध में आप लोग एक बिल पढ़े हो, जीएसटी बिल के बारे में। तो जीएसटी बिल के बारे में क्या था कि आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन उसमें जरूरी था, ठीक है। तो जीएसटी बिल के बारे में जैसा ये प्रावधान था, तो यहां पे याद रखोगे संवैधानिक संशोधन के संभव में विधान परिषद वाला कोई मामला नहीं आएगा। आधे से अधिक राज्यों का, वहां पे क्या, विधानसभा से, विधान परिषद के बारे में यहां पे नहीं होगा, कुछ भी टर्म यहां विधान परिषद के बारे में नहीं होगा, याद रखना। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है,
संसद के राज्यों का प्रतिनिधि, ये भी ठीक है। सातवीं अनुसूची में चैलेंज नहीं कर सकते ये वाला प्रावधान। तो हमारे यहाँ पूर्ववर्ती जो सरकार थी वो एक विधेयक भी लेकर के आई थी, कौन सा, आरक्षण वाला मामला, और उस आरक्षण वाले मामले को सातवीं अनुसूची में डालना चाह रहे थे। मतलब सातवीं अनुसूची में ऐसा है कि वहां पे न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, फिर से रिव्यू नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर वो मूल अधिकार से संबंधित कोई मामला है तब उस पर क्या हो सकता है, रिव्यू हो सकता है, पुनर्विचार हो सकता है, पुनराविलोकन हो सकता है, याद रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चौथा कंडीशन देखो, विधान परिषद की समाप्ति, इसके संबंध में नहीं होगा भाई। चौथा ऑप्शन तो गलत है। तो कौन सा दिख रहा है, 1, 2 और 3? 3 तो सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। सही उत्तर चुनना है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चौथा गलत है यहाँ पे, ठीक है। 62 नंबर का देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जैसे ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कार्यकाल समाप्त होने से पहले किसको हटाया जाए, कौन हटा सकता है? तो भाई राष्ट्रपति हटा सकता है, याद रखना, ठीक है। याद रखना, ये क्या बोल रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता या सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जाएगा? तो किसके द्वारा हटाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन इसमें ये है, राष्ट्रपति के द्वारा तो हटाया जाएगा, लेकिन यहां पे ये याद रखोगे, किससे? संसद के दोनों सदनों से सिफारिश करेगा वो। संसद के दोनों सदनों से सिफारिश करेगा, मतलब संसद के दोनों सदनों की सिफारिश से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, याद रखना, ठीक है। ऐसा कोई कंडीशन है क्या? भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे भाई, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर कौन करेंगे? राष्ट्रपति। ये तो सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, ओके। फिर अगला देखो 63, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के विधान परिषद के उत्साधन के लिए संसद को अनुसंधान, विधान परिषद का क्या करना है? उत्साधन करना है, मतलब उसको खत्म करना है। तो वहां की जो उस राज्य जिस क्षेत्र से संबंधित है उसी क्षेत्र या उसी राज्य की विधानसभा क्या करेगी? ये सिफारिश करेगी, विधानसभा ये सिफारिश करती है, ठीक है। उसकी ही अनुशंसा पर क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा, उसका उत्साधन किया जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा क्या? नहीं। संबंधित राज्य का राज्यपाल भी करेगा? नहीं। संबंधित राज्य की विधान परिषद, विधान परिषद का तो खत्म ही किया जा रहा है, ये कैसे आएगा? संबंधित राज्य की विधानसभा, ये सही है ना, संबंधित राज्य की विधानसभा, ये सही है, याद रखना। चौथा ऑप्शन इसका क्या है? सही है। फिर देखो 64वें नंबर का क्वेश्चन, द्विसदनी विधानसभा। द्विसदनी विधानसभा का मतलब क्या है? वो क्षेत्र जो है दो अलग अलग विधानसभा, मतलब विधान परिषद विधानसभाओं में टूटेगा, वहां के जो विधायक होंगे वो दो अलग अलग विधानसभाओं में बटे होंगे, है ना। द्विसदनी विधानसभा मतलब विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाएगा। देखो 4 अलग, तो ये तो कंडीशन ही नहीं आएगा। 8 तो कंडीशन ही नहीं आएगा। द्विसदनी मतलब 2 वाला, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? देखो 2 अलग विधानसभाओं में इसको बांटा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा जी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 65वें नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो सबसे पहले याद रखना, धन विधेयक के बारे में क्या क्या कंडीशन होता है ये याद रखोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, डीवी करके याद रखना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। प्रत्येक धन विधेयक जो है वित्त विधेयक होता है, परंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। पहला पॉइंट तो ये याद रखना, ठीक है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को क्या है? प्राथमिकता दी जाती है। मतलब धन विधेयक हमेशा कहां पे प्रस्तुत होता है? तो धन विधेयक याद रखोगे हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत होता है। कहां होगा? लोकसभा में प्रस्तुत होगा। धन विधेयक को राज्यसभा जो है, राज्यसभा केवल 14 दिन तक रख सकती है, केवल 14 दिन तक। अगर ये 14 दिन में वापस नहीं करी तो उसको विधेयक को पारित माना जाएगा, धन विधेयक को पारित माना जाएगा। और ये कंडीशन इसमें ये भी है, राज्यसभा इसमें संशोधन तो कर सकती है, हाँ संशोधन करेगी, है ना। लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस संशोधन को वो मानेगी या नहीं मानेगी। लोकसभा को लगता है क्या फालतू का उल जुलूल दे दिए हो, मतलब ही नहीं है हमको, है ना। तो यहाँ पे जितने भी संशोधन होंगे उनको स्वीकार ही नहीं करेगी,
ये इसके विवेक के ऊपर है, लोकसभा के ऊपर। तो इसमें राज्यसभा का कोई विशेषाधिकार होता ही नहीं है। सब सर्वे सर्वा कौन है यहाँ पे? लोकसभा, याद रखोगे। अपना वचन ही है शासन बोलेगा, कौन? लोकसभा। ठीक है, इतना याद रखना धन विधेयक के संबंध में। ठीक, सही नहीं है पूछ रहे हैं। तो धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित होता है क्या? गलत है। धन विधेयक हमेशा कहां पे प्रस्तावित होगा? याद रखोगे, लोकसभा में। किसी भी सदन, दोनों सदन नहीं होगा, कहां पे प्रस्तावित होगा? लोकसभा में प्रस्तावित होगा, याद रखोगे। ठीक है, तो पहला ही गलत दिख रहा है। लोकसभा का अध्यक्ष बताएगा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये तो सही दिख रहा है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा के द्वारा मात्र 14 दिन के अंदर लौटाया जाना आवश्यक है, ये याद रखना। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिख रहा है यहाँ पे? गलत दिख रहा है। 66 नंबर का क्वेश्चन देखो। 66 नंबर का क्वेश्चन, एक तरफ पोस्ट दिया हुआ है और वो किसके? शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन अपने को मिलाना है। अब ऐसा ट्रेंड बना हुआ है, ऐसा क्वेश्चन दिया जा रहा है, याद रखना। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा, कहां से? तो भारत के संविधान के प्रति और श्रद्धा और निष्ठा के प्रति लेगा भाई। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा, है ना, प्रतिरक्षा परिरक्षा इस संबंध में लेता है। प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा मतलब याद रखना स्वयं भी क्या करेंगे? संविधान का पालन करेंगे। और परिरक्षण, परिरक्षण मतलब, परि मतलब क्या होता है? परि मतलब चारों ओर, पर्यावरण मतलब पढ़ते हो ना, हमारे चारों ओर के आवरण, तो पर्यावरण में यहाँ पे भी परिरक्षण याद रखना, मतलब चारों ओर, उनके चारों ओर मतलब बाकी लोगों को भी संविधान को सुनियोजित बनाए रखने का जिम्मेदारी किनके ऊपर होता है? राष्ट्रपति जी के ऊपर होता है। याद हो गया ये? ठीक है, तो ए का क्या होगा? 3 दिख रहा है सही। सर्वोच्च न्यायालय के जज, सर्वोच्च न्यायालय के जज याद रखना, ये सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होंगे वो संविधान और विधि को या संविधान या विधि की जो मर्यादा है उसको बनाए रखते हैं, याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय के जज संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। और जो सदस्य होंगे, सदस्य होंगे याद रखना, ये केवल कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन के लिए शपथ लेते हैं। और जो मंत्री होंगे वो गोपनीयता की शपथ लेते हैं, गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इसका एक सिंपल सा उदाहरण समझा रहा हूं। मान लो जैसे अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, बजट पेश हुआ है। अगर बजट लोकसभा में या विधानसभा, राज्य का अगर कोई वित्त मंत्री है तो विधानसभा में, वहां पे अगर बजट पेश होने से पहले अगर बजट खुल जाता है, मतलब बजट लीक हो जाता है, किसी को पता चल जाता है, तब के कंडीशन में वित्त मंत्री को क्या करना पड़ता है? अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है, ओपी चौधरी जी अगर लेके आ रहे हैं और उनसे पहले ही बजट क्या हो गया, लीक हो गया, तो उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। यहां पे ये बताया गया है। तो वो देखो क्या है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? किसी भी बात को गोपनीयता बनाए रखना है, उनकी जिम्मेदारी ये है। तो मंत्री जो होंगे वो क्या करेंगे? सूचना की गोपनीयता की बनाए रखते हैं, सूचना की गोपनीयता बनाए रखते हैं। तो ए का क्या है? 3 है, ए का 3 है, बी का क्या है? 4 है, सी का 2 दिखा है अपने को, और डी का क्या दिखा? 1 दिखा। तो 3 4 2 और 1 कहीं पे दिख रहा है क्या? देखो 3 4 2 और 1, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। 3 4 2 और 1, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। 67 नंबर का क्वेश्चन देखो। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्य, कितने सदस्य याद रखना? कुल सदस्य, कुल सदस्य का 2/3, कुल सदस्य का याद रखोगे 2/3 से ये विधेयक पारित होना चाहिए। इसमें कोई उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 ऐसा कोई कंडीशन नहीं आएगा। ठीक है, तो सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव याद रखोगे। महाभियोग की प्रक्रिया ये तो जानते हो आप,
कैसे याद रखोगे? 1/4 सदस्य लिखित रूप से देंगे, 14 दिन पूर्व इसको सूचना देंगे। अगर इस सदन से ये 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन इसका क्या करेगा? जांच करेगा। तो राष्ट्रपति यहाँ स्वयं आएंगे अपने पक्ष रखने के लिए या किसी व्यक्ति को अपने पक्ष रखने के लिए बुलाएंगे। अगर इस सदन से भी ये 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो पुनर्रूप प्रक्रिया जो है वो सफल हुई और राष्ट्रपति को अपने पद से क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा, मतलब उनको हटाया जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो इसमें याद रखोगे सदन के कुल सदस्यों से कम 2/3 सदस्य। ठीक है, सदन के कुल सदस्य कहां पे दिख रहा है? देखो सदन के कुल सदस्य कहां पे दिख रहा है? देखो सदन के कुल सदस्य में से कम 2/3 सदस्य, ये ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। बहुसंख्यक दिख रहा है, उपस्थित मतदान दिख रहा है, ये गलत है, ये गलत है, विशेष बहुमत तो होगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। 68 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 76वें संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाना मूल अधिकार में बताया गया है। तो सबसे पहले तो ये 76वां संविधान संशोधन नहीं होगा, क्या होगा? 86वें नंबर का संविधान संशोधन 2002 होगा। क्वेश्चन आ चुका है, इसको ध्यान से पढ़ना। 76वां संविधान संशोधन नहीं होगा। और किसमें जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 21(1) में 21(1) में जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिए जाना मूल अधिकार है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या दिख रहा है? यहाँ पे गलत दिख रहा है। किसके कारण? यहाँ पे देखो 76वें संविधान संशोधन के कारण। तो ये 76 ना होकर के क्या है? 86 है। ठीक है, पहला तो स्टेटमेंट गलत दिखा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत दिखा। अब अगला देखो, सही है पूछ रहा है ना? सही है पूछ रहा है। ये देखो, ऐसा ही पैटर्न क्वेश्चन पूछता है पीएससी। उपरोक्त में से कौन सा या से सही है या नहीं है, ऐसा ही पैटर्न का क्वेश्चन आता है। ध्यान से पढ़ना है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, फिर देखो अगला स्टेटमेंट क्या दिख रहा है? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। ठीक है, पढ़े होगे पहले, है ना? सर्व शिक्षा अभियान कैसे, उसका चिन्ह लोगो भी देखा होगा। ये पेंसिल है, इधर एक लड़की पुस्तक लेके बैठी है और इधर एक लड़का बैठा है ना? और उसमें लिखा है सर्व शिक्षा अभियान, लोगो याद होगा तो, है ना? देख लिए होगे। तो यहाँ पे याद रखना, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है इसके अंतर्गत। और शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किसमें जोड़ा गया है? ये समवर्ती सूची के में जोड़ा गया है ना? समवर्ती सूची में याद रखना, नाप तौल वन ये सारा चीज उसमें जोड़ा गया है समवर्ती सूची में। तो 2 दिख रहा है सही, 3 दिख रहा है सही। कौन से ऑप्शन में है? देखो ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 क्या दिख रहे हैं? सही दिख रहे हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूल कर्तव्य बोल रहा है ना? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य के बारे में याद रखना। तो मूल कर्तव्य के बारे में क्या क्या याद रखोगे? सबसे पहला चीज याद रखना है 42वें संविधान पहले ही तो ये याद रखोगे, ये मूल संविधान में जो अंगीकृत हुआ था उसका हिस्सा नहीं था। ये कौन? मूल कर्तव्य जो है वो मूल संविधान जो बना था उसका हिस्सा नहीं था, है ना? इसको क्या किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 426 करके याद रखना 1976 में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया है? जोड़ा गया है। पहला चीज याद रखोगे, कौन से अनुच्छेद में है? तो 51A में है। कौन से अनुच्छेद में है? 51A में जोड़ा गया है, याद रखना। ठीक है, 51A में जोड़ा गया है। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया है। फिर इसमें जोड़ा गया तो मूल रूप से जो कर्तव्य बनाए गए थे उसमें 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में एक एक्स्ट्रा और जोड़ा गया और ये टोटल कितना हो गया? 11 मूल कर्तव्य हो गए। और 11वां मूल कर्तव्य ही क्या था? वो 86 संविधान संशोधन 2002 निशुल्क शिक्षा वाला था। ठीक है, याद रखना। यहां तक इतनी कहानी मूल कर्तव्य के बारे में।
मूल कर्तव्य रीट अधिकारिता के माध्यम से प्रवर्तित किए जाते हैं। प्रवर्तित मतलब उसको क्या किया जाता है, प्रवर्तित मतलब चैलेंज किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है। तो रिव्यू किसी आधार पे उसको करेंगे क्या, कर्तव्य को रिव्यू किया जाएगा क्या, नहीं किया जाएगा। प्रवर्तित किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। मूल कर्तव्य संविधान में अंगीकरण के समय इसका एक भाग था, मतलब जब मूल संविधान बना था तब इसका भाग था क्या, नहीं था, इसको तो बाद में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये दो तो भी गलत दिख रहा है। मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार संविधान का एक भाग बना था। तो 3 अब क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है। स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा कौन से संविधान कौन से में जोड़ा गया है, 51A में जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होता है, ठीक है। मूल कर्तव्य केवल कहां पर लागू होगा, भारत के नागरिकों पर ही लागू होगा, याद रखना, ठीक है। बन जाएगा इतना, बन जाएगा इतना, ठीक है। तो 3 और 4 क्या होगा, सही है। 1 और 2 गलत दिख रहा है, देखो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पे 2, तीनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर डी। 70वां नंबर का क्वेश्चन देखो, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट यहां से जोड़ा गया था, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया था, पहले जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश, याद रखना, फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे, फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे, ठीक है, एलिजा एम्पे याद रखना। किसके द्वारा जोड़ा गया है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया तो 22 अक्टूबर 1774 को फोर्ट विलियम में, कहां पे, फोर्ट विलियम में, डेट भी याद रख लेना इसका, क्या डेट है, तो 22 अक्टूबर 1774, 73 में ये आया था, तो और 22 अक्टूबर 1774 याद रखना, 1774 को फोर्ट विलियम्स, फोर्ट विलियम में याद रखना क्या बनाया गया था, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कोलकाता में, ठीक है। इतना याद हो जाएगा। एलिजा एम्पे पहले क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। तो 4-5 चीजें इसमें याद रखोगे, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। 71 नंबर का देखो, 71 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सेवेंटी वन नंबर का क्वेश्चन देखो, भारत में निजीकरण के एक उपकरण के रूप में विनिवेशक को अपनाया गया था, ठीक है। इसी के तहत फिर देखना एफडीआई, एफएफआई, ये सब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लोग आए थे, है ना। मतलब यहाँ के संसाधनों में कोई बाहर की कंपनी आकर के इन्वेस्ट करती है तो यहाँ के लोगों को ही रोजगार मिलेगा, ठीक है। ऐसे करके याद रखना, निवेशकों को अपनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विनिवेश की सबसे अच्छी तरह परिभाषा है, तो याद रखना भारत का जो सार्वजनिक क्षेत्र है या भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां आकर के अपना क्या कर रहा है, ये निवेश कर रहा है, ठीक है। या यहाँ का जो बॉन्डेशन, यहाँ पे जो सरकारी हिस्सेदारी है, सरकारी हिस्सेदारी, ठीक है, उस सरकारी हिस्सेदारी में आकर के उद्यम करना ही क्या कहलाएगा, यहाँ पे निजीकरण का एक बढ़िया या विनिवेश का एक बढ़िया परिभाषा माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी हिस्सेदारी को बेचना, भाई उसको
उस हिस्सेदारी को बेच रहे हैं, तब वो कोई खरीद रहा है तो आकर के यहाँ पे क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर और डेवलप कर रहा है सब चीजों को। तो ये तो सही परिभाषा है इसका। ऋण में वृद्धि करना है, गलत है। ऋण में वृद्धि करेंगे तो कौन आके आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। सरकार द्वारा निजी कंपनी, भाई उसका ऋण तो अगर ले लिए तो उसका ब्याज तो भी देना पड़ेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत परिभाषा हो जाएगा। सरकार द्वारा निजी कंपनी की खरीद, ये भी गलत है। ये सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए देख लेना, है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। 71 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी, रशिया से लिया गया था, है ना। ये तो पता होगा सभी को, पंचवर्षीय योजना। फिर यहाँ पे रोलिंग प्लान ये सब आया था, सरकार अलग अलग बदलते गए, है ना। अवकाश भी आया बीच में, लेकिन सुचारू रूप से 11-12 योजना चलाए। फिर उसका नाम चेंज करके 2015 में क्या कर दिए, नीति आयोग करे, ठीक है। जिसका थिंक टैंक जो पूरा प्रधानमंत्री वाला सेक्शन होता है वो पूरा देखते हैं अपना, ठीक है, याद रखना ये। 73 नंबर का क्वेश्चन देखो, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन किस सूची में आता है, समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन याद रखना समवर्ती सूची में आता है। क्या पूछ रहा है, आर्थिक नियोजन निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत, तो अभी बताया मैं कौन सा सूची रहेगा, समवर्ती सूची, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, याद रखोगे। कोई प्रतियोगिता नहीं, ये तो गलत है भाई, वहां पे प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। जैसे क्या बोलना चाहिए, शिक्षा का क्षेत्र ही है, देख लो, तो पोस्ट निकलता है 50 और फॉर्म भरने हैं 5 लाख, फॉर्म भरते हैं 5 लाख, तो भाई प्रतिस्पर्धा है। तब तो शिक्षा की क्वालिटी, पेपर सेट करने की क्वालिटी, एक क्वेश्चन में 6-6 क्वेश्चन ठूसने की क्वालिटी, जबरदस्ती का लेंदी पेपर बनाने की क्वालिटी, ये सब समय के साथ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिस्पर्धा तो है, प्रतियोगिता तो है ना। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है। अधिकतम सामाजिक कल्याण, भाई कल्याण तो करना है, ठीक है, कल्याण तो करना है, नहीं तो कैसे बनेगा। यहां विशेषता नहीं है पूछ रहा है, देखो अहस्तक्षेप, अहस्तक्षेप ये क्या होगा, ये सही होगा, है ना। मतलब अतिशयोक्ति ना हो जाए, बहुत ज्यादा एकदम कष्ट ना पहुंचे लोगों को, ऐसा कोई कंडीशन थोड़ी होगा जी, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखना अनुच्छेद में दिया गया है जितने भी धर्म का प्रचार प्रसार करो, लेकिन उसके लिए भी निर्बंधन बताया गया है, लोक व्यवस्था, सदाचार, है ना, इसके लिए बना के रखना है अपने को। तो यहाँ पे देखो अहस्तक्षेप इसका क्या होगा, विशेषता नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। अहस्तक्षेप इसका विशेषता नहीं होगा। 75 नंबर का क्वेश्चन देखो, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ती जा रही है तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा, रेपो रेट, रेपो रेट में क्या करेगा, ये वृद्धि करेगा, ठीक है, रेपो रेट में वृद्धि कर देगा, रेपो रेट की दर में क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। फिर मुद्रास्फीति कंट्रोल में आएगी, याद रखना। निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा, रेपो रेट में वृद्धि कर देगा। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहे। नीति आयोग किसका परिवर्तित रूप है, याद रखोगे, तो नीति आयोग याद रखना जो योजना आयोग है, योजना आयोग का ही परिवर्तित रूप है, याद रखोगे, ठीक है। और इसमें क्या प्रावधान है, इसमें क्या प्रावधान है, तो इसके पास नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है। ये नीति आयोग क्या करेगी, बना तो देगी, ठीक है, लेकिन उसको क्रियान्वयन करने का कार्य जो मंत्री परिषद है, संसद है, वो क्या करेगी, इसको लागू करने का उसके पास अधिकार होगा। तो इसके पास लागू करने का अधिकार नहीं है, ये गलत है जी। कौन सा सही नहीं है पूछा है, ये सही नहीं है ना। नीति आयोग क्या करेगी, बना तो दी, लेकिन उसके लिए एक अलग से थिंक टैंक होगा, वो थिंक टैंक क्या करेगी, पूरी रेगुलेट करने का कार्य करेगी। और वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, संसद और मंत्री परिषद के द्वारा बनाया जाता है। बेसिकली ये मंत्री परिषद के द्वारा ही बनाया जाएगा उस थिंक टैंक का, और उस थिंक टैंक ही क्या करेगी, नीति आयोग के जितने भी प्रावधान दिए हैं उनको लागू करने का कार्य करेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, गलत होगा, है ना। देखो इसके पास नीति लागू करने का अधिकार नहीं है, ये गलत है ना। इसका एक थिंक टैंक होगा, वही क्या करेगा, इसको लागू करेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है, ठीक है।
77 नंबर का देखो, निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में याद रखना, सबसे पहले मत्स्य पालन आता है, वानिकी आता है, खनन उत्खनन आएगा, है ना, ये सब आता है, याद रखना। तो मत्स्य पालन आएगा भाई, वानिकी देखो ये भी आएगा, और खनन वाला चीज आएगा। तो एक सही दिख रहा है, तीन सही दिख रहा है, चार सही दिख रहा है, कहाँ पे है देखो, एक तीन और चार, एक तीन और चार, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा था? तो एडम स्मिथ ने लिखा था, याद रखना। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने लिखा था। 79 नंबर का देखो, मुद्रास्फीति के समय समायोजित राष्ट्रीय आय के मूल्य को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राष्ट्रीय आय, तो इसको क्या बोला जाता है? वास्तविक राष्ट्रीय आय बोला जाएगा। जहां पे मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन नहीं होगा, उसी को आधार वर्ष लेकर के आप क्या करोगे, मुद्रास्फीति को लेकर के वहां पे ही क्या करोगे, उसका जो वास्तविक आय है उसको काउंट करोगे, यही करते हैं, है ना। तो इसको याद रखना, वास्तविक राष्ट्रीय आय बोला जाएगा जहां पे मुद्रास्फीति नहीं रहेगी या समायोजित रहेगी, ठीक है। तो मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राष्ट्रीय आय को क्या बोला जाएगा? वास्तविक राष्ट्रीय आय बोला जाता है, वास्तविक राष्ट्रीय आय। 80 नंबर का क्वेश्चन देखो, गांधीनगर, जवाहर सागर और राणा प्रताप, ये बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है, याद रखना, चंबल नदी पर बनाया गया है। कौन से नदी पर? चंबल नदी पर। तीन चार बार ये क्वेश्चन आ गया है। गांधीनगर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध कौन से नदी पर? चंबल नदी पर, याद रखना, ठीक है। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर लाल मिट्टी पाया जाएगा, भाई पूरा वो क्षेत्र कौन सा है? लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है? लाल मिट्टी का, याद रखना। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों होती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र के तट पर हैं? तो इसका कारण क्या है? दोनों का विषुवत रेखा से समीपता, ठीक है। दोनों का, इस चेन्नई वाले क्षेत्र का और कोलकाता वाले क्षेत्र का, दोनों की विषुवत रेखा से समीपता के कारण ये होगा, विषुवत रेखा से समीपता के कारण होगा, क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ दूरी पर है, ये गलत है। चेन्नई के आसपास रेत ही रेत है, गलत है भाई। तमिलनाडु के क्षेत्र में तो लाल मिट्टी ज्यादा पाया जाएगा। चेन्नई विषुवत रेखा से अधिक समीप है, ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। पिपली घाट दर्रा, पिपली घाट दर्रा याद रखोगे, माउंट आबू राजस्थान, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये सब पढ़ते हो। तो ये कौन सा क्षेत्र है? अरावली वाला क्षेत्र। अरावली में याद रखना, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो ये याद रखना, अरावली। और यही अरावली में अभी बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा था, इसका रीजन क्या है? देखो, ये अरावली का यहाँ पे पर्वत दिख रहा है आपको, और ये पूरा कौन सा क्षेत्र है? मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है, मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है, याद रखना। यहां से जो हवाएं हैं अपने साथ रेत को उड़ा करके लेती हैं, तो यहां पे अरावली जो है इन रेत को आगे बढ़ने से क्या कर रहा है? रोक रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है। अगर ये पर्वत नहीं होता तो ये मरुस्थल वाला क्षेत्र का विस्तार आपके छत्तीसगढ़ के तटीय क्षेत्र में बढ़ते जाता, मतलब गुजरात का इलाका, राजस्थान का इलाका, ये पूरा क्या हो जाता? धीरे धीरे मरुस्थल होते जाता। रेत भाई वहां से उड़ उड़ के आके यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूरा जमा हो जाएगा। तो वहां पे मैदान वाले क्षेत्र में भी क्या हो जाएगा? ये रेतीला मैदान हो जाएगा। तो अरावली क्या कर रहा है? इस क्षेत्र को बचा रहा है, इसीलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सेव अरावली, सेव अरावली। समझ में आ गया? तो यहाँ पे याद रखना, पिपली घाट दर्रा अरावली के क्षेत्र। और खनिज भंडार के दृष्टिकोण से तो सभी पहाड़ के क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है ना। और अरावली याद रखना, ये सबसे प्राचीनतम पर्वत है, सबसे प्राचीनतम, हिमालय से भी पहले इसकी उत्पत्ति हुई है, याद रखोगे, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो,
84 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी चट्टान है? आर्कियन, आर्कियन चट्टान। और इन्हीं आर्कियन चट्टान का फिर क्या हुआ? अपर्दन हुआ, और इसी अपर्दन से ही याद रखना धारवाड़, ग्रेनाइट, शिस्ट, इन चट्टानों का क्या हो गया? उद्भव हुआ। ठीक है, तो सबसे पुरानी चट्टान याद रखना आर्कियन चट्टान है। और छत्तीसगढ़ के धरातलीय बनावट में, धरातलीय बनावट में छत्तीसगढ़ के प्रमुख आधार हैं ये, प्रमुख आधार है, याद रखना प्रमुख आधार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या दिख रहा है? गलत दिख रहा है। विंध्य श्रेणी, सही उत्तर बताना है आपने को। विंध्य श्रेणी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाएगा, तो ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है, जीवाश्म पाया जाएगा। पहले वाले में जीवाश्म नहीं पाया जा रहा था क्योंकि ये लावा से निर्मित चट्टानें थी, है ना। लावा गर्म हुआ फिर ठंडा हुआ, है ना। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे किसी भी प्रकार से जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, लावा में क्या जिंदा रहेगा? सब नहीं मर जाएगा, चौपट हो गए याद रखना। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो केवल दो क्या होगा? सही होगा। 85 नंबर का देखो, हिमालयी नदियों की विशेषता क्या है? कौन सा कथन सत्य है हिमालयी नदियों में? ठीक है, तो यहां पे याद रखोगे कौन कौन सा कंडीशन सही होगा। तो इसमें देखना, इसमें देखना, सबसे पहले तो ये हिमालय की नदियां जो है वो ऊपर से बह करके आएंगी, तो पहले क्या बनाएंगी? घाटियां बनाएंगी। ठीक है, घाटियां बनाएंगी, अपना बड़े बड़े गर्त बनाएंगे, याद रखना। मतलब उनके रास्ते में जो चीज भी आएगा उसको काट करके आगे बढ़ेंगी और अपना घाटियां बनाएंगी, जहां पे पानी क्या होगा? फ्लो होते रहेगा। ठीक है, फ्लो होते रहेगा। ठीक, याद रखना। और यहाँ पे बहुत सारी जो हिमालय की नदियां हैं उनका उद्गम कौन से क्षेत्र से होता है? आंतरिक हिमालय से। आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय को ही बृहद हिमालय, बृहद हिमालय या महान हिमालय बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। कैसे याद रखोगे? देखो, तो यहां पे सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस के बाद क्या आएगा? बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो यहीं पे दून और द्वार घाटी है, जैसे हरिद्वार है। तो जब कोई भी इंसान यहां से इसको देखने आएगा तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ये शिवालिक हिमालय आएगा। मतलब सबसे बाहरी भाग क्या होगा? शिवालिक हिमालय, बाह्य भाग होगा। और ये हिमालय से पार की है, हिमालय से पार की है ना। तो यहाँ का धरातली बनावट अलग है ट्रांस का, और इन सब का अलग अलग है। तो सबसे अंदर में या आंतरिक भाग में कौन सा होगा? बृहद हिमालय होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही दिख रहा है पहला कथन। देखो, बारहमासी होगा क्या? हाँ, वहां पे बर्फ, ये देखो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय क्षेत्र, तो हमेशा यहाँ पे क्या रहता है? हिम जमा रहता है, मतलब बर्फ रहता है, और वही पिघलेगा और क्या बनेगा? आगे नदी का रूप लेगा। तो यहाँ पे याद रखना उनका प्रवाह 12 मासी होगा भाई। ये मौसम पर आधारित यहाँ पे नदियां नहीं होंगी, हमेशा ये 12 महीना बहते रहेंगे, याद रखना। उनके कटाव की बहुत अधिक क्षमता होती है भाई। जब कोई भी ऊपर से गिरेगा तो इसमें तो गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा, और वही ऊर्जा अपने रास्ते में जो भी आएगा उसको क्या करेगी? काटते हुए चलेगी, बहाते हुए चलेगी। वे घाटियां नहीं बनाती, ये तो सरासर गलत है भाई। वो तो क्या करेंगी? घाटियां बनाएंगी ही बनाएंगी, है ना। तो चौथा ऑप्शन तो गलत है, तो पहला सही दिख रहा है। 1 2 3 क्या है? सही है। ठीक है, 86 नंबर का देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और बताइए कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखोगे तवी नदी। तवी नदी कहां पे बहती है? जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। तवी नदी याद रखना, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र। ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र। फिर देखो गंगावल्ली, गंगावल्ली श्रीवल्ली नाटक करती है। गंगावल्ली श्रीवल्ली, ये क्या? श्रीवल्ली क्या करती है? नाटक करती है, पिक्चर में देखना। ठीक है, तो नाटक से याद रखोगे कर्नाटक। ठीक है, तो ए का क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, बी का 1 दिख रहा है। किसी कंडीशन में ऐसा दिया हुआ है क्या? ए का 3 है, बी का 1 है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। सी का 4 तो दिख रहा है यहाँ पे, देखो सोन नदी मध्य प्रदेश, ये तो सही दिख रहा है ए। 86 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। रिमो हिमनद। अगला देखो,
रिमो हिमनद। तो रिमो हिमनद कौन से क्षेत्र में है? ये लद्दाख में अवस्थित है, याद रखना। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है ना रिमो हिमनद के बारे में, तो रिमो हिमनद याद रखोगे लद्दाख में। 88 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? हमेशा देखना ऐसे क्वेश्चन में ये महाराष्ट्र ऑप्शन जरूर देगा। राजस्थान में याद रखना महाराष्ट्र ऑप्शन जरूर देगा, ठीक है। राजस्थान वाला क्षेत्र तो ये पंजाब वाला क्षेत्र, उसके नीचे राजस्थान, गुजरात, है ना, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ये हरियाणा वाला क्षेत्र देता ही देता है। एक ऑप्शन हमेशा आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है? इसके नीचे में स्थित है जी, ठीक है। राजस्थान के गुजरात से ये अलग होगा, है ना। तो महाराष्ट्र इसका क्या होगा? सटा हुआ नहीं होगा, इसका सीमा रेखा नहीं बनाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र क्या होगा? नहीं बनाएगा सीमा रेखा। यहाँ पे हरियाणा बनाएगा, गुजरात बनाएगा, उत्तर प्रदेश बनाएगा, ठीक है। 89 नंबर का देखो, पौधों में संवेदनशीलता के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत है पूछ रहा है, ठीक है, गलत है यहाँ पे याद रखना, ठीक है, याद रखोगे इसको। पौधों में संवेदनशीलता, तो पौधों में संवेदनशीलता के बारे में कौन सा कथन गलत है? याद रखोगे, पौधे प्रकाश स्रोत की ओर बढ़कर फोटोट्रॉपिज्म प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, सही है ना, फोटोट्रॉपिज्म प्रदर्शित करेंगे, ये तो सही है। कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा सही नहीं होगा? यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी को, पौधों में सूचना के संचालन के लिए तंत्रिका उत्तक कैसी होगी इसमें, ठीक है, इसमें फ्लोएम, जलायम, जाइलम ये सब रहते हैं, है ना, और सेंसेशन वाला ऐसा कुछ नहीं रहता यहाँ पे। तो ये किस में है? जंतुओं में रहता है, याद रखो, जंतु में, ठीक है, जंतुओं में। जैसे आप उसको पढ़ते होगे, क्या पढ़ते होगे? रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, मतलब कोई भी गर्म चीज जैसे छू दिए, तो गर्म चीज जैसे ही छुए तो वहां से आपका हाथ हट जाएगा, मतलब वहां पे क्या होगा? तंत्रिका तंत्र के द्वारा वहां पे सेंसेशन भेजा जाएगा कि आपको वहां से हाथ हटाना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका गलत होगा। फिर 90 नंबर का क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रिया किस संरचना में होती है? तो इसमें याद रखोगे किसमें होगा? ये झिल्ली में, है ना, कौन सा? थाइलाकोइड झिल्ली में होगा, ठीक है, एक झिल्ली में संपन्न होगा, ये याद रखना। कौन सा बल वायु के माध्यम से विमान को चलाता है? विमान से याद रखना प्रणोद कैसे की होगा? देखो जैसे ये विमान है ना, विमान है, तो ये यहां से क्या करेगा? एक वायु दाब छोड़ेगा, प्रणोद बल, तो वो क्या करेगा? यहां से टकराएगा और यही इसको बल देगा ऊपर आगे जाने के लिए, जेट विमान, है ना। संवेग संरक्षण के नियम के सिद्धांत के द्वारा इसको बताया जा सकता है ना। तो ये कौन सा बल होगा? प्रणोद बल, याद रखना, प्रणोद बल। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम का मान याद रखोगे 10⁻⁻⁴ माइक्रोन। 10⁻⁻⁴ कौन से ऑप्शन में है? देखो ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा 10⁻⁴ माइक्रोन। एक समान वृत्तीय गति, ये सब साइंस के क्वेश्चन है, याद रखना, साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, एक समान मतलब चाल क्या होगी? नियत होगी वहां पे। एक समान वृत्तीय गति मतलब यहां से देखो, ए है पॉइंट, बी है पॉइंट, यहां से अगर ये 2 सेकंड में क्या करता है? 2 किलोमीटर जाता है, ठीक है। और ए से मान लो ये कार है, ठीक है, कार है, और यहां से एक क्या करता है? मोटरसाइकिल जाता है, मोटरसाइकिल जाता है। ये भी क्या कर रहा है? मान लो ये 4 सेकंड में 4 किलोमीटर जा रहा है, 4 सेकंड में 4 किलोमीटर, मतलब यहां पे देखो सेम ड्यूरेशन है, इसका तो 0 है, इसका भी 0 है। कहने का क्या मतलब है? अगर सेम डायरेक्शन सेम से जाए, समान चाल से जाए, तो उसका क्या होगा? गति क्या कहलाएगा? एक समान गति कहलाएगा, ठीक है, एक समान गति कहलाएगा। एक समान वृत्तीय गति कहने का क्या मतलब है? उसकी चाल क्या होती है? नियत होती है, चाल नियत होती है, याद रखना, ठीक है, चाल नियत होती है, याद रखना। 94 नंबर का क्वेश्चन देखो,
94 नंबर का क्वेश्चन देखो बन रहा है क्या, बना के देखो एक बार। नाइन्टी फोर नंबर का क्वेश्चन बना के देखो। कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीजन की वास्तविक भूमिका क्या होती है? ऑक्सीजन की भूमिका क्या होगी याद रखना। तो यहां पे ऑक्सीजन की क्या भूमिका होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन का अंतिम रूप से स्वीकार करता होगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अंतिम रूप से स्वीकार करेगा। कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीजन की वास्तविक भूमिका क्या होती है याद रखना। ये एंजाइम को उत्तेजित करेगा, गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया को सक्रिय बनाएगा, नहीं। ये ईटीसी में इलेक्ट्रॉन का अंतिम स्वीकार करता होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है। 95 नंबर का देखो, आहार नली में अंगों द्वारा स्त्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आहार में जैसे ही स्टार्टिंग में आप देखोगे लार वाला सेक्शन से ये क्या होगा, पाचन होते चलेगा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लार में क्या होगा, केवल स्टार्च वाला का होगा, और वसा का पाचन, फैटी वाला पाचन जो होगा वो कहां पे होगा, पित्त रस और अग्नाशयी रस में होगा। पित्त रस और अग्नाशयी रस इसमें होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना। 96 देखो, चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाहित करने वाले चालक पर बल सबसे अधिक होता है, कब होता है? तो इसमें याद रखोगे जब चालक और फील्ड दोनों क्या हो, एक दूसरे पर लंबवत हो। चालक और फील्ड एक दूसरे पर लंबवत हो तो प्रभावित धारा जो प्रभावित करने वाले चालक हैं उस पर चालक पर सबसे अधिक बल लगेगा। कौन सी धातु लोहे से अधिक लेकिन कैल्शियम से कम अभिक्रियाशील होता है? लोहे से अधिक होगा, लोहे से अधिक होगा तो ये क्या होगा, और कैल्शियम से कम, तो ये कौन सा होगा, जस्ता होगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। जब सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो क्या उत्पाद बनता है? तो सूर्य के प्रकाश में आएगा तो क्या बनेगा, सिल्वर, तो ये चांदी बनेगा और क्लोरीन गैस बनेगा। सिल्वर क्लोराइड बोल रहे हैं, है ना, सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर तो बनेगा और क्या बनेगा, क्लोरीन गैस। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में आकर के चांदी बनाएगा और क्लोरीन बनाएगा। दिख रहा है सीधा इसका आंसर। सुमेलित करना है यहाँ पे देखो। तो खान अब्दुल गफ्फार खां, आपके पीएससी में एक बार क्वेश्चन आया है, खान अब्दुल गफ्फार खां, तो ये कौन से संगठन से संबंधित हैं, लाल कुर्ती संगठन से, याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह से थे, ये याद रखोगे। ठीक है। महात्मा गांधी किससे संबंधित हैं, दांडी मार्च से संबंधित हैं। और जवाहरलाल नेहरू, याद रखना, लखनऊ कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। ठीक, तो ए का 1 दिख रहा है, बी का 2 दिख रहा है, बी का 4 है जी, बी का क्या है, 4 है, सी का 2 है और डी का क्या है, 3 है। 1 4 2 और 3 कहीं पे है क्या, 1 4 2 और 3, 1 4 2 और 3, 1 4 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। 100 नंबर का क्वेश्चन देखो, 100 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या सही होगा। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ, जैसे ही ये दो नाम आया आपको इसमें से तीसरा नाम याद रखना है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय क्या किया था, इन्होंने मिल करके कलकत्ता में हिंदू कॉलेज बनाया था। कलकत्ता में क्या बनाया था, हिंदू कॉलेज। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज बनाया था, याद रखना। किसने, डेविड हेयर ने, अलेक्जेंडर डफ ने और राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय तीनों ने मिलकर कलकत्ता में क्या किया था, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अच्छा किसके साथ मिलकर के, तो तीसरा नाम क्या होगा जी, राजा राम मोहन राय होगा। क्लियर है, देख लो कहीं पे है क्या, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ओके। तो ये कंप्लीट आपका पीएससी का एक सेट था।
लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि 100 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा लेवल के क्वेश्चन थे भाई, जहां से क्वेश्चन बनता है, जैसे क्वेश्चन का पैटर्न है उस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे थे, या उससे रिलेटेड ही आपको कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।